नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है दूध और पानी के 48 लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाए कि अनुपात उलट जाए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में 48 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, जिसमें हमें दूध और पानी का रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में दूध और पानी का रेशियो क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में दूध और पानी का हमें रेशियो क्या दिया है, 5:3 दिया हुआ है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि हम इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाएं। हम इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाएं ताकि जो हमारा नया रेशियो निकल के आए वो पहले की अपेक्षा उल्टा हो जाए। पहले की अपेक्षा उल्टा हो जाए यानी अब रेशियो कितना हो जाए, 3:5 हो जाए। अब देखिए हम इस मिश्रण में मिला क्या रहे, हम इस मिश्रण में मिला क्या रहे, पानी मिला रहे। यानी मिश्रण में पहले जो दूध का मात्रा होगा अभी भी दूध का मात्रा उतना ही होना चाहिए। अब देखिए हमने मान लिया कि पहले मिश्रण में अगर 5 यूनिट दूध था तो 3 यूनिट पानी था। जब हम इसमें कुछ पानी मिला रहे हैं, जब हम इसमें कुछ पानी मिला रहे हैं तो दूध का मात्रा 3 यूनिट हो जा रहा है और पानी का मात्रा कितना हो जा रहा है, 5 यूनिट। अब देखिए हम इसमें मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। यानी मिश्रण में पहले जो दूध का मात्रा होगा अभी भी उतना ही होना चाहिए। देखिए पहले मिश्रण में दूध कितना था, 5 यूनिट, और अब कितना हो जा रहा है, 3 यूनिट। तो हम सबसे पहले दूध की मात्रा को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 5 और 3 को बराबर करने के लिए अगर हम इस 5 में 3 से गुना कर लें और इस 3 में अगर हम 5 से गुना कर लें तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए अब रेशियो कितना हो जाएगा, हम इसमें जब 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15:9 हो जाएगा। और हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15:25 हो जाएगा। अब देखिए मिश्रण में पहले दूध अगर 15 यूनिट था तो पानी कितना था, 9 यूनिट। जब हम इसमें कुछ पानी मिला रहे हैं तो दूध कितना है, 15 यूनिट, और पानी कितना हो जा रहा है, 25 यूनिट। यानी यहाँ जो दूध का मात्रा है और यहाँ जो दूध का मात्रा है वो दोनों बराबर है। अब देखिए पानी जो है कितना से बढ़ जा रहा है, पानी जो है कितना से बढ़ जा रहा है, पानी जो है 16 यूनिट से बढ़ जा रहा है। हमें इस 16 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम इस 16 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में शुरुआत का टोटल मिश्रण दिया है। अब देखिए शुरुआत में 15 यूनिट अगर दूध है तो 9 यूनिट क्या है, पानी है। यानी यहाँ से टोटल मिश्रण क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल मिश्रण हो जाएगा 24 यूनिट। जबकि हमें क्वेश्चन में टोटल मिश्रण क्या दिया है, 48 लीटर। यानी इस 24 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 48 लीटर दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 लीटर। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 16 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 16 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 32 लीटर। 16 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32 लीटर। यानी हम इस मिश्रण में अगर 32 लीटर और पानी मिला देंगे तो जो हमारा नया मिश्रण बन के आएगा उसमें दूध और पानी का जो रेशियो होगा पहले की अपेक्षा उल्टा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 32 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है राम और मोहन की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 6:11 का अनुपात है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 1:2 था। 5 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी। हमें क्या निकालना है, 5 वर्ष बाद मोहन की आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में राम और मोहन की वर्तमान आयु का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, राम और मोहन की हमें वर्तमान आयु का रेशियो दिया है। हमें वर्तमान का रेशियो क्या दिया है, हमें वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है 6:11 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 4 वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया है। 4 वर्ष पहले का हमें रेशियो क्या दिया है, 4 वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले आयु के बीच का हम अंतर चेक करेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में राम की आयु अगर 6 यूनिट है तो मोहन की आयु कितना है, 11 यूनिट। यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ अंतर हो जाएगा 5 यूनिट। अब देखिए 4 वर्ष पहले राम की आयु अगर 1 यूनिट है तो मोहन की आयु कितना है, 2 यूनिट। यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ अंतर हो जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ से जो हमारा अंतर निकल के आया वो बराबर निकल के नहीं आया, जबकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे। अब देखिए ऊपर वाले रेशियो में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6:11 हो जाएगा। और नीचे वाले रेशियो में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5:10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा अंतर कितना निकल गया, 5 यूनिट।
और यहाँ से भी हमारा अंतर कितना निकल के आ गया 5 यूनिट, यानी हमारा अंतर जो है बराबर निकल के आ गया। अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में राम की आयु अगर 6 यूनिट है तो 4 वर्ष पहले जा रहे हैं तो राम की आयु कितना हो जा रही है 5 यूनिट, यानी राम के आयु में कितने का कमी हो गया 1 यूनिट का कमी हो गया। अब देखिए वर्तमान में मोहन की आयु अगर 11 यूनिट है तो 4 वर्ष पहले जा रहे हैं तो मोहन की आयु कितना हो जा रही है 10 यूनिट, यानी मोहन की आयु में 4 वर्ष पहले जाने पर 1 यूनिट का कमी हो रहा है। अब देखिए यहाँ वर्तमान से हम कितने वर्ष पहले जा रहे हैं 4 वर्ष पहले, यानी वर्ष में हम कितने का कमी कर रहे हैं 4 वर्ष का हम कमी कर रहे हैं, वर्ष में हम कितने का कमी कर रहे हैं 4 वर्ष का, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इस 1 यूनिट का वैल्यू होगा 4 वर्ष, इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 4 वर्ष। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से राम और मोहन की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद मोहन की आयु, तो हम सबसे पहले मोहन की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। अब देखिए मोहन की वर्तमान आयु क्या है 11 यूनिट है और 1 यूनिट का हमें वैल्यू क्या पता है 4 वर्ष, तो हम यहाँ से 11 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 11 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 44 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए वर्तमान में मोहन की आयु क्या है 44 वर्ष है, तो हम यहाँ से 5 वर्ष बाद का निकाल सकते हैं, 5 वर्ष बाद का हम निकाल सकते हैं। 5 वर्ष बाद का क्या हो जाएगा आयु, मोहन की आयु 5 वर्ष बाद हो जाएगा 49 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 49 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x:y है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a:b है, तब उनके संगत शीर्षलंबों का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना, संगत शीर्षलंबों का अनुपात निकालना है। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमें रेशियो दिया है, तो हमने मान लिया कि एक त्रिभुज का जो आधार है वो b1 है और ऊंचाई जो है h1 है, और दूसरे त्रिभुज का जो आधार है वो b2 है और ऊंचाई जो है वो h2 है। तो हम यहाँ से अगर क्षेत्रफल का रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 गुने b1 गुने h1 बटा क्या हो जाएगा 1/2 गुने b2 गुने h2। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल का हमें रेशियो क्या दिया है a:b दिया है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं a/b लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से 1/2 से 1/2 काट सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आधार का हमें रेशियो दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि एक त्रिभुज का जो आधार है वो x है, तो दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है y है, यानी हम यहाँ से अगर आधार का वैल्यू पुट कर ले तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा अगर हम b1 के जगह x पुट कर ले और b2 के जगह अगर हम y पुट कर लें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x इंटू h1 बटा y इंटू h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a/b हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना कर लें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा h1 बटा h2 इक्वल टू ay बटा bx हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा h1 इज टू h2 इक्वल टू ay इज टू bx निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है संगत शीर्षलंबों का हमसे रेशियो पूछ रहा है, और संगत शीर्षलंबों का रेशियो क्या निकल के आ गया ay इज टू bx निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया ay इज टू bx निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 पूर्णांक a b c और d के समुच्चय का परांश 20 है, c और a के बीच के अंतर d और b के बीच के अंतर के बराबर है, इन संख्याओं का समांतर मान 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या a का मान है। हमें क्या निकालना है, a का मान निकालना है। अब देखिए हमें जो 4 पूर्णांक दिया हुआ है ये हमें बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है। अब देखिए हमें चारों पूर्णांकों का परास दिया हुआ है, हमें चारों पूर्णांकों का परास कितना दिया हुआ है a दिया हुआ है। तो देखिए हम आंकड़ा का परास कैसे निकालते हैं, आंकड़ा का परास निकालने के लिए आंकड़ा के अधिकतम मान में से अगर हम न्यूनतम मान को माइनस करते हैं तो हमारा परास निकल के आता है। तो देखिए a b c d में सबसे अधिकतम क्या होगा d होगा और सबसे न्यूनतम क्या होगा a होगा। तो देखिए यहाँ हमारा परास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा परास हो जाएगा d माइनस a हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में परास क्या दिया, हमें क्वेश्चन में परास दिया हुआ है 20। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि c और a के बीच का अंतर, c और a के बीच का अंतर किसके बराबर है, d और b के बीच के अंतर के बराबर है। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं b प्लस c इक्वल टू, हम इस a को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस d हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में चारों पूर्णांक का हमें क्या दिया है, समांतर माध्य दिया है। तो हम यहाँ से चारों पूर्णांकों का योग निकाल सकते हैं। देखिए हमें माध्य दिया हुआ है तो हम योग निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य में हम 4 से गुना करेंगे, यानी यहाँ से a
प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें माध्य क्या दिया है, हमें माध्य दिया है 25, तो हमें योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस माध्य में हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 25 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ b प्लस सी इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, हम यहाँ b प्लस सी इक्वल टू पुट कर लेते हैं a प्लस डी, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा a प्लस डी प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, 2 इंटू ए प्लस डी लिख सकते हैं, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से ए प्लस डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। और यहाँ हमारा d माइनस ए क्या निकल के आया है, यहाँ हमारा d माइनस ए क्या निकल के आया है, d माइनस ए निकल के आया है 20। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर लेते हैं। अब देखिए माइनस करेंगे तो हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस का d और प्लस का d कट जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2a इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए 2a का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 30 निकल के आ गया, तो a इक्वल टू हमारा क्या होगा, 15 होगा। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण इस कार्य को 3200 रुपये में करते हैं। चमन की मदद से वे 3 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। इस आय में चमन का हिस्सा कितना है, हमें क्या निकालना है, उस मजदूरी में से चमन का हिस्सा निकालना है। तो देखिए कभी भी मजदूरी इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है, तो हमें सबसे पहले तीनों के इफिशियंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। अब देखिए इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए जो हमारा यहाँ समय दिया हुआ है, हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, 6 दिन, दूसरा समय क्या दिया, 8 दिन, और तीसरा समय क्या दिया, 3 दिन। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 6, 8 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, 8 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए हम टोटल वर्क को मान लेंगे 24 यूनिट, हम टोटल वर्क को मान लेंगे 24 यूनिट। अब देखिए इस 24 यूनिट काम को जब अनिल कर रहा है, इस 24 यूनिट काम को जब अनिल कर रहा है तो 6 दिन का समय लग रहा है। इस 24 यूनिट काम को जब भूषण कर रहा है तो 8 दिन का समय लग रहा है। और इस 24 यूनिट काम को जब तीनों मिलके कर रहे हैं, यानी अनिल, भूषण और चमन साथ में मिलके कर रहे हैं, तो 3 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अनिल जो है 6 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट। भूषण जो है 8 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। अब देखिए तीनों मिलके अगर 3 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा अनिल का इफिशियंसी क्या निकल गया, 4 यूनिट। भूषण का इफिशियंसी क्या निकल गया, 3 यूनिट। और तीनों का इफिशियंसी क्या निकल गया, 8 यूनिट। तो हम यहाँ से चमन का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए तीनों के इफिशियंसी में से अगर हम अनिल और भूषण का इफिशियंसी माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा चमन का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। अब देखिए अनिल और भूषण का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4 + 3 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम 8 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। यानी चमन का इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगा, 1। तो देखिए तीनों के इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, अनिल, भूषण और चमन के इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा। अनिल का इफिशियंसी 4 यूनिट है तो भूषण का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट। और चमन का इफिशियंसी कितना है, 1 यूनिट। अब देखिए मजदूरी जो है कभी भी इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है। तो देखिए उस मजदूरी में से अगर अनिल को 4 यूनिट मिलेगा तो भूषण को कितना मिलेगा, 3 यूनिट। और चमन को कितना मिलेगा, 1 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा टोटल मजदूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा टोटल मजदूरी हो जाएगा 8 यूनिट। यहाँ से हमारा टोटल मजदूरी क्या हो जाएगा, 8 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल मजदूरी क्या दिया, 3200 रुपया। यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 3200 रुपया दिया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था कि इस आय में चमन का हिस्सा कितना है। तो देखिए चमन को कितना मिला है, उस मजदूरी में से चमन को 1 यूनिट मिल रहा है और 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 400 रुपया निकल के आ गया। यानी चमन को उस आय में से कितना मिलेगा, 400 रुपया मिलेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 400 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है बिना कहीं रुके एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पूरा करता है तथा रुक रुक कर वह उसी दूरी को 28 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पूरा करता है। वह 1 घंटे में कितने मिनट रुका। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को बिना कहीं रुके 42 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से तय करता है और रुक रुक कर उसी दूरी को 28 किलोमीटर
पर घंटा की स्पीड से तय करता है। यानी जब बिना रुके जा रहा है तो 1 घंटा में 42 किलोमीटर का दूरी चल रहा है, और जब रुक रुक के जा रहा है तो 1 घंटा में 28 किलोमीटर का दूरी चल रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि वह व्यक्ति 1 घंटा में कितना मिनट के लिए रुका। अब देखिए, जब रुक रुक के जा रहा है तो व्यक्ति जो है 1 घंटा में 28 किलोमीटर का दूरी चल रहा है। तो देखिए, इस 28 किलोमीटर की दूरी को अगर बिना रुके जाता, यानी बिना रुके जब जा रहा है तो उसका स्पीड क्या है, 42 किलोमीटर पर घंटा। यानी इस 28 किलोमीटर की दूरी को अगर 42 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 42 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से तय करता तो कितना समय लग जाता। हम यहाँ से अगर समय निकालेंगे तो यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा 40 मिनट। यानी कितना समय लग जाता, 40 मिनट का। यानी 28 किलोमीटर की दूरी को अगर बिना रुके जाता तो 40 मिनट का समय लगता। इसका मतलब क्या होगा कि 1 घंटा में 28 किलोमीटर ही दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वह 1 घंटा में 20 मिनट के लिए रुक रहा होगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया 20 मिनट। यानी 1 घंटा में वह 20 मिनट के लिए रुक रहा होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए तथा 25% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। अगर दोनों विषयों में पास विद्यार्थी की संख्या 360 हो तो कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होगी। हमें क्या निकालना है, कुल विद्यार्थी की संख्या निकालना है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैथ में 30% फेल हो रहे हैं, मैथ में 30% फेल हो रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि इंग्लिश में 35% फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में 35% फेल हो रहे हैं। और दोनों विषय में 25% फेल हो रहे हैं। अब देखिए, मैथ में 30% फेल हो रहे हैं और दोनों विषय में 25% फेल हो रहे हैं। यानी केवल मैथ में कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो रहे होंगे, केवल मैथ में 5% विद्यार्थी फेल हो रहे होंगे। अब देखिए, इंग्लिश में 35% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं और 25% दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। यानी केवल इंग्लिश में कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो रहे होंगे, केवल इंग्लिश में 10% विद्यार्थी फेल हो रहे होंगे। यानी यहाँ से हमारा टोटल विद्यार्थी का फेल प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40%। यानी टोटल जो है फेल प्रतिशत विद्यार्थी क्या निकल के आ गया, 40%। अब देखिए, कुल विद्यार्थी अपने आप में क्या होगा, कुल विद्यार्थी अपने आप में क्या होगा, 100%। कुल विद्यार्थी अपने आप में क्या होगा, 100%। अब देखिए, इस 100% में से 40% जो है वो फेल हो रहे हैं। इस 100% में से 40% फेल हो रहे हैं। यानी पास कितना हो रहे होंगे, 60%। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में 5 विद्यार्थी का संख्या दिया हुआ है। 5 विद्यार्थी का संख्या कितना दिया है, 360, और 5 कितना हो रहा है, 60%। यानी हमें इस 60% का वैल्यू दिया हुआ है। हमें 60% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, कुल विद्यार्थी का संख्या। तो देखिए, कुल विद्यार्थी का संख्या क्या होगा, अपने आप में 100%। अब देखिए, हमें 60% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी कुल विद्यार्थी का संख्या क्या निकल के आ गया, 600 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 15 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में वस्तु का हमें एसपी दिया हुआ है। हमें वस्तु का एसपी कितना दिया है, 100 रुपया। हमें वस्तु का एसपी कितना दिया है, 100 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ है। हमें लाभ कितना दिया है, हमें लाभ दिया हुआ है 15 रुपये का। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। हमसे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए, हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पे काउंट करते हैं, सीपी पे। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले सीपी निकालना पड़ेगा। हमें सबसे पहले सीपी निकालना पड़ेगा। अब देखिए, सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी में से अगर हम प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा सीपी क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम 100 रुपये में से 15 रुपये माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 85 रुपये हो जाएगा। अब देखिए, हमें सीपी पता चल गया और हमें क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत। तो देखिए, 15 रुपये का लाभ हो रहा है, 15 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर, 85 रुपये पर। गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए, अगर हम इसे 5 से काट ले तो ये 5 से जाएगा 3 बार में, और ये 5 से कितने बार में जाएगा, 17 बार में। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 300/17%। अब देखिए, 300/17% को हम क्या लिख सकते हैं, 300/17% को अगर हम इसे 17 से काटेंगे तो ये 17 से एक बार में जाएगा, यह 17 से एक बार में जाएगा। हाथ में क्या आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 130। 130 17 से कितने बार में जाएगा,
130 17 से 7 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 17, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत क्या निकल के आ गया 17 सही 11/17% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कोई धन 3 वर्षों के लिए एक खास साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज दर 6% वार्षिक कम होता तो 90 रुपये कम प्राप्त होता, धन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है, तो साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिल रहा है तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ही ब्याज मिलेगा और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ही ब्याज मिलेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्याज दर 6% वार्षिक कम होता, ब्याज दर 6% वार्षिक कम होता तो 90 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता। तो देखिए 6% वार्षिक कम होता यानी पहले साल 6% कम ब्याज मिलता प्रिंसिपल का, दूसरे साल भी 6% कम ब्याज मिलता और तीसरे साल भी 6% कम ब्याज मिलता। और हमें क्वेश्चन में समय कितना दिया 3 वर्ष का, यानी टोटल जो है प्रिंसिपल का कितना कम ब्याज मिलता, टोटल जो है प्रिंसिपल का 6% गुने हमें समय कितना दिया 3 वर्ष, 6% गुने 3 ये हमारा कितना हो जाएगा 18%, यानी 18% कम ब्याज मिलता। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 90 रुपये कम मिल रहा है, यानी इस 18% का वैल्यू, इस 18% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 90 रुपया दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा 100%। अब देखिए हमें 18% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 1% का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 500 रुपया, यानी धन कितना होगा, धन कितना होगा 500 रुपया होगा। प्रिंसिपल हमारा क्या निकल के गया 500 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपया 2 वर्षों के लिए लगाई गई समय की समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल कितना दिया है 800 रुपया, हमें प्रिंसिपल कितना दिया 800 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 5% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम कितना दिया 2 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है अमाउंट, हमसे पूछ क्या रहा है अमाउंट। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, तो हम सबसे पहले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट कर लेते हैं। हम सबसे पहले 2 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट कर लेते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल कितना दिया 800 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 5%, यानी पहले साल हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 800 रुपये का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 40 रुपया हो जाएगा। अब देखिए दूसरे साल हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज तो मिलेगा ही, यानी 40 रुपये ब्याज तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, यानी इस 40 रुपये का भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो 40 रुपये का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 रुपया। अब देखिए हम इसे ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल जो है 2 वर्ष का CI निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 82 रुपये हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं अमाउंट पूछ रहे हैं, हमसे पूछ क्या रहे हैं अमाउंट पूछ रहे हैं। तो देखिए अगर हम प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा अमाउंट निकल के आ जाएगा, यानी इस 800 रुपये में हम 800 रुपये में अगर 82 रुपये ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा अमाउंट क्या निकल के आ जाएगा 882 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 882 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।